हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट विद पूनम। तो स्टूडेंट्स चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम जो नेट का फर्स्ट पेपर कर रहे हैं उसको करते हैं। ये जो 30 सितंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ है उसको आज हम करते हैं। तो ये हमारा 8वां पेपर है। इससे पहले हमने 7 पेपरों को सोल्व कर लिया है, तो आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर। तो फर्स्ट क्या दिया गया है, आपको एक डीआई दी गई है और उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डीआई में क्या पूछा गया है, डीआई में दिया गया है कि वर्ष 2009 और 2019 के विभिन्न भारतीय शहरों में अवस्थित आईटी कंपनियों में रोजगार रिक्ति के विवरण प्रतिशत के आंकड़े नीचे सारणी में प्रदत्त किए गए हैं। वर्ष 2009 में रिक्ति की कुल संख्या कितनी है, 5.4 लाख थी और वर्ष 2019 में क्या थी, 8.6 लाख थी। तो सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये सारणी आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि बंगलौर शहर में वर्ष 2019 और 2009 में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के मध्य अंतर कितना है। तो चलिए देखते हैं बेंगलोर शहर में। ये देखिए, ये आ गए हम बेंगलोर शहर पे। 15 और 22 दे रखा है। तो इसका हम पहले क्या निकालेंगे अंतर के लिए कि 15/100 गुणा में 5.4 जो लाख दिया हुआ है उसको, इनको हम काटेंगे तो हमारा आएगा 8130। ये तो हो गया 2009 का। इसी तरह हम 2019 का निकालेंगे तो 22/100 गुणा में 8.6 जो लाख है वो करेंगे। इन सबको हम काटेंगे तो हमारा आएगा 189,200। अब अंतर पूछा गया, अंतर के लिए क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। अब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 108,200। चलिए देखते 108,200 कहाँ पे है। तो 108,200 फर्स्ट में है, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2009 और 2019 में हैदराबाद शहर में उपलब्ध रिक्तियों की औसत संख्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। हैदराबाद में पूछा गया है 2009 और 2019 में। तो चलिए देखते हैं हैदराबाद। ये रहा हैदराबाद। पहले 2009 का निकालेंगे फिर 2019 का। तो हम करेंगे 10/100 गुना में 5.4 जो लाख दिया हुआ है इसको हम काटेंगे तो 54,000 आ जाएगा। इसी तरह 2019 वाले का निकालेंगे। 2019 वाले का हमने निकाला, इसको काटने पे हमारा आया 68,800। अब औसत निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने पे हमारा आएगा 122,800। और औसत पूछा गया तो औसत कितने है, ये 1 और 2 है, तो 2 से इसको काट दो। काटने पे आएगा हमारा 61,4000। चलिए देखते 61,4000 कहाँ पे है। तो इस हिसाब से डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2009 में चेन्नई शहर में और बम्बई में वर्ष 2019 में उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल रिक्तियाँ आपको बतानी है 2009 और 2019 में चेन्नई में। चलिए चलते हैं चेन्नई में। ये रहा चेन्नई। तो इसी तरह हम निकालेंगे 8/100 करके और उसको जो 5.4 लाख है उससे काट देंगे हम, ठीक है। और इसी तरह 2019 वाला निकालने के लिए 8.6 जो लाख दिया हुआ है वो, इस तरह हम इन दोनों को काटेंगे तो काटने पे आएगा हमारा
143,200 प्लस में 154,800, इन दोनों को आपको ऐड करना है तो आएगा 198,30, तो 1.98 लाख। चलिए देखते हैं 1.98 लाख, तो सी हमारा थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि वर्ष 2019 में पुणे में रिक्तियों की संख्या कितनी है, 48,000 दे दी गई, और प्रतिशत वितरण जैसा सारणी में दिया गया है वैसा ही है, तो वर्ष 2019 में एनसीआर में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या आपको बतानी है। तो इसमें क्या करना है आपको, चलिए देखते हैं। देखो पहले क्या है, 2019 में पुणे में देखना है, तो इसके लिए आपको 48,000 दे दिए गए हैं, तो 48,000 को हम 6 से जब काटेंगे तो 1 का अगर पूछते तो 8,000 आ जाता, लेकिन 20% का पूछा इसने कि एनसीआर का पूछा इसने। एनसीआर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 48,000 है उसको 6 बराबर 20 करके हम इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 1.6, यानी कि ये हमारा आंसर आएगा 1,60,000, यानी कि 1.6 लाख हमारा आंसर बन रहा है। तो चलिए देखते हैं 1.6 कहाँ पे है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2009 और 2019 में हैदराबाद शहर में उपलब्ध रिक्तियों में लगभग कितने % की वृद्धि हुई। 2009 से 2019 हैदराबाद का पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा, तो इसमें क्या है, सबसे पहले 2009 का हैदराबाद का निकालेंगे। 10 है तो 10/100 गुणा में 5 लाख जो 40,000 दिया हुआ है वो, इनको हम काटेंगे तो हमारा आएगा 54,000। और इसी तरह हमें 2019 का निकालना है। 19 के लिए क्या करना है आपको, 8/100 गुणा में जो 8 पॉइंट जो दिया हुआ है 8.6, इसको आपको काटना है, तो काटने पे आएगा 68,800। अब पूछा गया है कि कितने % की वृद्धि हुई है। वृद्धि के लिए क्या करना है, इन दोनों को पहले माइनस करो। माइनस करने पे आपका आएगा 14,880। अब क्या करना है, 14,880 में 14,880 वृद्धि पूछी है, वृद्धि हुई किस पे है, 54,000 पे हुई है, तो 54,000 गुणा में आपको क्या करना है, 100 करना है। अब इन सबको आप काटोगे तो आपका आएगा 27.41%। तो चलिए देखते हैं 27.41%, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। तो निकट से हम कौन सा व्यवहार देखते हैं, तो स्मृति स्तर। स्मृति स्तर को लो लेवल का जो स्तर है वो भी बोला जाता है। इसके अगर प्रवर्तक पूछे तो इसके प्रवर्तक है हर्बर्ट, ठीक है, और ये प्राथमिक चरण भी इसको बोला जाता है। इसमें बच्चों को क्या है, रटाया जाता है, कोई फैक्ट नहीं बताया जाता है। जिस तरह हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं, वो क्या है कि उनको कुछ भी रटा दो वो रट लेते हैं, तो ये सबसे प्राथमिक मेमोरी होती है और इसमें रटाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उसके क्षमता कर सकता है या सकती हूँ घटक का निर्माण कर सकते हैं। तो निर्माण कौन कौन से करते हैं आपको ये बताना है। शिक्षण
कार्य करने में आत्मविश्वास नहीं होता इसका। पढ़ाए जाने वाले विषय का ज्ञान ये बहुत ज़रूरी है। तो ए इसका गलत है और बी सही है, तो एक से हमारा आंसर बन रहा है, क्योंकि दूसरा और तीसरा तो कट हो गया और चौथे में बी है नहीं, तो ये भी कट हो गया। तो इस तरह हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अधिगम कार्य के विश्लेषण की दक्षता, तो ये बिल्कुल सही है। अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव, ये भी सही है। शिक्षण अधिगम कार्य आयोजन करने की प्रतिबद्धता, ये गलत है। तो बी, सी और डी यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कि जब विमर्श स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होता है तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित गुण उभर कर सामने आता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो 3 लेवल दिए गए हैं जो टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है? सबसे उच्च स्तर होता है, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा गया है कि इससे कौन से गुण उभर कर सामने आते हैं। तो इससे क्या होगा? एक तो होगा सामान्य प्रकृति की परखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि होगी, और दूसरा होगा कि समस्याओं के विकसित करने एवं उन्हें स्वयं समाधान करने में अभिवृद्धि क्षमता 2 होगा। और जो फर्स्ट है, सूचना के धारण हेतु दृढ़ तार्किक धारणा, तो ये मेमोरी लेवल में होती है। और सूचनाओं में एक दृढ़ गठबंधन ढांचा, ये भी इसमें नहीं होता। और किसी तथ्य का संबंध जानना और उसे साधन के रूप में प्रयुक्त करना, तो ये भी जो है विमर्श स्तर में नहीं होता। तो बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका विवरण वर्णन होता है? तो किसका विवरण वर्णन होता है? तो ये होता है अधिगम परिवेश, जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। तो बी हमारा जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता के ऊपरी सीमा का आकलन करने के लिए प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड कथन कह रहा है कि विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने हेतु तैयार किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में कोई निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो इसके लिए क्या होगा? जो एक्स पोस्ट फैक्ट होती है, यानी कि कार्योत्तर विधि सबसे उपयुक्त होती है। और जो एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि कार्योत्तर विधि जो है, वो जब लंबे समय के बाद इसको क्या कहते हैं कि ये एक प्रकार से जो ऐतिहासिक शोध है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित है? तो अनुसंधान में 2 टाइप के गुण आते हैं, एक तो होता है मात्रात्मक और एक आता है गुणात्मक। तो आपसे गुणात्मक के बारे में पूछा गया है। तो गुणात्मक में क्या क्या आएगा? पदार्थों के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में नैसर्गिक जो है परिस्थितियाँ इसमें आएगी। नियंत्रण परिस्थितियाँ में प्रदत्त संकलन इसमें नहीं आएगा। और मात्र परिणाम की बजाय क्या है, प्रक्रिया को भी ध्यान में ये रखते हैं। संबंधों को स्थापित करना और परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करना इसमें नहीं आता। और सहभागी परिप्रेक्ष्य को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है, यानी कि ए, सी और ई। चलिए देखते हैं ए, सी और ई। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें गुणात्मक जो ये अनुसंधान है, इसमें आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है।
आगमनात्मक विधि में क्या होता है कि विशेष से सामान्य की ओर जाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तम शोध प्राकल्पना के गुणों की पहचान कीजिए। तो उत्तम जो है प्राकल्पना के गुण वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें इंद्रियानुभाविक परीक्षण योग्य होता है, चरों को परिभाषित करने में अवधारणात्मक स्पष्टता ये भी होता है, प्रतिपादित संबंधों की सत्याभाषिता ये नहीं होता, क्योंकि परिकल्पना अगर सत्य सिद्ध नहीं होती तो हम जो शोध है उसको गलत साबित नहीं कर सकते। क्योंकि परिकल्पना क्या होती है कि एक प्रकार की एक थॉट होती है, एक प्रकार की सोच होती है, वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। अगर वो गलत है तो हमारी शोध को नकारा नहीं जा सकता, सही माना जाएगा। तो उसको सत्यभाषिता यानी कि सत्य सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि शोधकर्ता के स्रोतों के संदर्भ में पहुंच ये भी नहीं होती। इसकी एकाट्यता की सीमा यानी कि इसमें समय कितना लगा ये होता है। तो ए, बी और ई, ए 1 2 सी नहीं होगा इसमें, तो सी काटने के बाद ए, बी और सॉरी एकाट्यता की सीमा नहीं होगी। इसमें क्या होगा, शोधकर्ता के स्रोतों की पहुंच होगी। तो ए, बी और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि सी तो बिल्कुल गलत है, तो सी 3 ऑप्शन में है, तो ये 3 तो होगी नहीं, तो बी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंधन लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में आईसीटी का प्रयोग करता या करती है। वह शोध परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता या ठहराती है। तो इसके लिए विशिष्ट आईसीटी युक्तियों को जिम्मेदार मानता है या मानती है। तो क्या कहा जाएगा इसको कहा जाएगा तकनीकी अक्षमता, यानी कि उसको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान चक्रीय होता है क्योंकि इसमें योजना, क्रिया, पर्यवेक्षण और विचारणा का चक्कर शामिल होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहा है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोजन चरों के बीच कारणात्मक संबंध की व्याख्या करने तो एक सिद्धांत विकसित करना है। तो ये बात गलत है, क्योंकि इसका काम कारणात्मक संबंध जो है कि व्याख्या करना नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है तत्कालिक समस्याओं का निवारण खोजना होता है। तो इसका कारणात्मक संबंध नहीं होगा, यानी कि ए हमारा सही है और सेकंड हमारा गलत है। तो इस हिसाब से थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण निम्नलिखित में से क्या घटित हो रहा है। तो आपको बताना है कि क्या घटित हो रहा है, सिस्टम एकीकरण घटित हो रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार का सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो किस किस पर निर्भर करता है आपको ये बताना है। तो बाधाओं को स्वीकारना ये नहीं होगा। आयोजन इसका होगा, यानी कि बी इसका सही है और एक गलत है। तो हमारा एक सही राइट आंसर तो बन रहा है सेकंड। चलो आगे देखते हैं। अचानक अभिव्यक्ति नहीं होता, इसमें मीडिया चयन होता है और भाषा का प्रयोग, बी, डी और ई। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना
कि संप्रेषण की सार्वभौमिकता शिक्षा को सजीव और जीवंत बनाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सांकेतिक आख्यान शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। खरा उतरता है तो ए हमारा सही होगा और आर हमारा सही नहीं है। तो इस हिसाब से तीसरा जो हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण प्रणाली के विकास में कालानुक्रम अनुसार सही क्रम का आपको चुनाव करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले हुआ गुफा चित्रकारी, यानी कि सबसे पहले बी आएगा इसमें। तो चलो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो 2 में बी दिया हुआ है। फिर देखते हैं गुफा चित्रकारी के बाद में क्या हुआ, भाषा का उद्भव हुआ, यानी कि बी के बाद में क्या हुआ, ए हुआ। तो हमारा राइट आंसर तो यहीं से निकल के आ गया। चलो आगे देखते हैं कि फिर क्या हुआ कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण मौखिक हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव हुआ, यानी कि डी। और फिर क्या हुआ लास्ट में, दूरसंचार प्रणाली, तो ई। इनमें हमें ये पता था कि सबसे पहले तो गुफा चित्रकारी हुई और लास्ट में क्या हुआ, दूरसंचार प्रणाली हुई। तो बी सबसे पहले आएगा और ई सबसे लास्ट आएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। तो सूची 1 में उदाहरण दे दिया और सूची 2 में क्या है, संचार के प्रकार दे दिए गए। तो राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क पर देश को संबोधित करना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनसंचार। तो ए का 3, तो 1 से हमारा आंसर बन गया। चलो आगे मिलाते हैं कि चुनिंदा संख्या में शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित करना क्या होता है, समूहगत संप्रेषण होता है। साथी कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत होता है, क्षैतिज संप्रेषण। और अतीत की घटनाओं का स्मरण होता है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए और बी की गतियों का अनुपात 1:A:B है तो समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात B:A होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए 2 व्यक्ति समान दिशा में क्रमशः UM/S और VM/S की गति से जा रहे हैं, तो U बड़ा होगा V से है, तो उनकी सापेक्षिक गति क्या होगी, ये बताना है आपको। तो ये बिल्कुल बात गलत है। तो ए सही है और 2 इसका गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित 3 व्यंजनों पर विचार करना है आपको। तो आपको क्या करना है कि ए, बी और सी अलग अलग समीकरणों का मान निकालना है आपको। जब आप इनका मान निकालोगे तो पहले का निकलेगा 500, दूसरे का निकलेगा 5000 और तीसरे का निकलेगा 1.3। अब आपको क्या करना है, इसमें अवरोही होता है उतरते क्रम में। तो उतरते क्रम में सबसे बड़ा कौन सा है, बी, उसके बाद में क्या है, ए और फिर है सी। चलिए देखते हैं BAC, तो ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य का मतलब होता है जो किसी और से जो भाग हो जाए उसको भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो 11 तो अभाज्य संख्या है क्योंकि ये अपने आप को छोड़कर किसी से भी भाग नहीं होती। 13 भी है और 19 भी है। 21 और 15 2 संख्या ये है जो भाज्य है क्योंकि ये 3 से जो क्या है भाग होती है। तो डी और ई, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रम में से असंगत संख्या का पता लगाइए। असंगत संख्या आपको बतानी है, तो आप इन सब में डिफरेंस देखो। 14 और 24 में कितने का डिफरेंस है,
10 का। फिर आगे देखो 24 और 44 में कितने का है, 20 का। फिर आगे आप देखो 44 और 84 में कितने का है, 40 का। तो इसी प्रकार आप देख रहे हो डबल 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 हो रहे हैं। फिर कितने का है, 80 का। तो फिर आगे 120 का आना चाहिए था। 120 अगर आप ऐड कर दे यहाँ पे तो 324 आता, लेकिन इन्होंने 328 दिया है, तो ये एक गलत संख्या है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता ने 25% की हानि पर 1950 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन बेचा। 30% के लाभ पर उसे मोबाइल को बेचने हेतु उसे कितनी कीमत पर बेचना होगा। तो पहले हानि दे दी और दूसरी बार लाभ। तो इसको निकालने का तरीका होता है, पहले तो जितने में बेचा वो हानि हमेशा नीचे आती है। तो 100 बटे में हानि कितने की हुई है उसको 25% की, तो 75। और लाभ कितने पे बेचना है, 30 पे। तो लाभ हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो 130 बटे 100। अब इनको आप काटो, 100 से 100 कट गया। अब ये 5 पे जाएगा, 5 पे आप काटोगे तो यहाँ 15 और ऊपर 26। अब 15 को 1950 से आप काटोगे तो 130 आ जाएगा। अब 130 और 26 की जब आप गुणा करोगे तो आपका आएगा 3380 रुपये। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि HEART को SQPMZ के रूप में लिखा जाता है तो EARTH को किस तरह लिखा जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या किया है, HEART को क्या लिखा है, H को इन्होंने S बना दिया, E को इन्होंने Q, A को P, R को M और T को क्या है Z बना दिया। इसी तरह इन्होंने EARTH का पूछा है, EARTH का। तो आप देखोगे E को इन्होंने क्या बनाया है, Q, A को इन्होंने P बनाया है, R को इन्होंने M बनाया है, T को Z बनाया है और H को क्या बनाया है, S। तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। देखो अब कहाँ पे है, QPMZS, QPMZS। तो सेकंड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुक्रम में 10 KL 13 दे दिया, 15 PQ 18 दे दिया, 19 और TU 22 दे दिया। तो अब इन्होंने क्या किया है, पहले तो इन्होंने डिजिट लिख दी और फिर क्या किया है, K और L। K कितने नंबर पे आता है, 11 पे, L 12 पे और उसके बाद में 13 दे दिया। तो इस तरह इन्होंने सीक्वेंस बनाई है, इसी तरह इन दोनों की बना रखी है। तो हमें ये देखना है कि सही सीक्वेंस इसमें कौन सी है। तो अब आप देखोगे कि 23 और 24 नंबर पे X आता है, 25 पे क्या आता है, Y और फिर इन्होंने 26 दे दिया। तो इस हिसाब से D हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी पर धुआं है क्योंकि वहाँ आग है, इस कथन में किस प्रकार का हेत्वाभास है। तो जहाँ धुआं है वहाँ आग होगी, ये बात आपको पता है। तो ये क्या होती है, व्याप्तवा सिद्ध होती है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी गेय वस्तु अभिधेय है। बर्तन एक गेय वस्तु है, इसलिए बर्तन क्या है, अभिधेय है। तो उपरोक्त में से किस प्रकार के अनुमान का उदाहरण है। तो ये है तो केवल व्यतिरेकी का, लेकिन एनटीए ने क्या है इसका केवलावन्वी आंसर माना है। तो अब आप देख लेना कि आपको कौन सा इसका आंसर सही लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है
केवल व्यतिरेकी में क्या होता है, जब किसी अनुमान में मध्य जो पद होता है, मध्य पद मुख्य पद से केवल सकारात्मक रूप से संबंधित होता है तो उसको केवल व्यतिरेकी कहते हैं, और ये इससे सकारात्मक रूप से संबंधित है। तो इसका आंसर सही तो ये बन रहा है, लेकिन एनटीए ने केवलावन्वी माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 के युग्मों को सूची 2 से उनके सादृश्य युग्मों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। समाचार पत्र जिस तरह क्या छापते हैं, प्रेस यानी कि जो समाचार पत्र क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसी तरह क्या कपड़ा काम बनता है, मील में बनता है। तो ए का 3 1 से हमारा आंसर आ गया। फिर क्या है कि कुत्ता जिस तरह कुत्ता घर में रहता है उसी तरह चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है। मुर्गी चूजा देती है, उसी प्रकार क्या है गाय बछड़ा देती है। अंधेरे को मिटाने के लिए हम लैंप का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह प्यास को बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है क्रोम। 1 का 2, तो 1 से हमारा ये भी आंसर आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस, DOS। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? MS वर्ड। तो बी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। अब आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर होता है लाइनक्स, यानी कि A का 4 2 में है। चलिए आगे मिलाते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? हार्ड डिस्क हार्डवेयर होता है, B का 3, तो D हमारा आंसर आ गया। एल्गोरिदम क्या होता है? समस्या निवारण की सोपानिक पद्धति होती है। और डाटा क्या होता है? मूल तथ्य आंकड़े होते हैं। तो D हमारा जो 4th है हमारा राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है? तो जॉयस्टिक क्या होता है आपको ये बताना है। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस माना जाता है। और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जो कंप्यूटर है उसमें से हमें कुछ निकाल के दे, जैसे प्रिंटर वगैरह वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको ये बताना है। तो MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 4th हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या है? तो ये क्या होता है? संसाधित प्रदत्त होता है, यानी कि प्रोसेस्ड डाटा इसको माना जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो स्थलीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम आपको चिन्हित करना है। तो सबसे पहले आएगा पीट, यानी कि B सबसे पहले आएगा। तो B 2 में दिया हुआ है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में आएगा पौधे, यानी कि B के बाद में A। और फिर आएगा जीवाश्म ईंधन क्या आएगा? जीवाश्म ईंधन सबसे लास्ट में दे दिया इन्होंने। चलिए 2 से हमारा आंसर, ये B यहाँ पे भी है अभी, B और A। तो A और D में आंसर है, ये तो हमें पता चल गया। चलो अब आगे देखते हैं। सबसे लास्ट में जीवाश्म ईंधन आता है, यानी कि D सबसे लास्ट होगा। और उससे पहले होगा मृदा के कार्बन पदार्थ। अब देखो BACD, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। तो अभिकथन क्या कह रहा है कि झीलें जो है नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि झीलें भी नदियों के समान ही प्रदूषित हो रही है। दूसरा है कि झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए गलत है और आर सही है, तो हमारा फोर्थ राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहस्त्राब्दी यानी कि मिलेनियम विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत 1990 से 2015 के मध्य मातृ मृत्यु दर कितनी कम करना अपेक्षित था, यानी कि इनका लक्ष्य क्या था। तो 75% कम करना इनका लक्ष्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नव तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा क्या है। तो शक्ति की सीमा है 1 से 25 मेगावाट। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित किस समिति या आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम थी। तो ये थी कोठारी आयोग। तो शिक्षा में भारत की पहली शिक्षा नीति 1900 कब हुई थी, 68 में। जो शिक्षा आयोग क्या हुआ था 1964-66, जिसको कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कोठारी आयोग। ये इसी की अनुशंसाओं का परिणाम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MHRD की योजना NEAT यानी कि NEAT की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि NEAT क्या होता है। NEAT का लक्ष्य बताना है आपको कि इसका लक्ष्य क्या था। तो इसका लक्ष्य था उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो प्रथम खेल याद रखने का तरीका है, प्रथम जो खेलेगा उसको क्या मिलेगी, मणि मिलेगी। तो मणिपुर। और मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल है। और ये क्या है, 16 मार्च 2018 को नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित समिति या आयोगों में से किसने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तिरव करने के लिए विज्ञान शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्रदान होनी चाहिए। तो ये की थी कोठारी आयोग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को क्या है, तर्क कहा गया है। तो आपको अभिकथन पढ़ो पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड का सार्वभौमिक उत्सर्जन वर्ष 2014 से 2016 के दौरान क्या था, स्थिर था। तो ये बात बिल्कुल सही है। 2014-16 के दौरान ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय और निम्न कार्बन तकनीकियां मजबूती से परिनियोजित हुई। तो ये बात भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्यों की लगा के और पढ़ के देखो। अगर ये इसका सिस्टम सही बैठ रहा है तो इसकी सही व्याख्या है। हमने इसको क्यों की लगा के पढ़ा तो ये इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि प्रीडेटरी जर्नल वह है जिसका प्रकाशक क्या होता है, जिसका प्रकाशक अवमानक अथवा पीयर रिव्यू के शुल्क के लिए प्रकाशित करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है। पैराग्राफ क्या है, आपको खुद करना है, खुद पैराग्राफ को पढ़ना है, क्योंकि मैं अगर पढ़ने लग गई तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी।
शैक्षणिक चर्चाओं में आम प्रचलित मुहावरों के प्रयोग की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से क्या उद्घाटित करने की रही है? तो इसका आंसर आएगा सेकंड, कक्षागत परिवेश में कही जा रही बात और किए जा रहे कार्य के बीच अंतर। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्शवादी अवधारणाएं शिक्षा में नित्य व्यवहार से किस प्रकार से जुड़ी हुई है? तो ये सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर का पहचान करवाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षण व्यवहार में परिलक्षित कथनी और करनी के बीच सामंजस्य की कमी का क्या परिणाम होता है? तो क्या परिणाम होता है कि शिक्षक में मोह भंग की स्थिति पैदा होती है। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक शिक्षक उम्मीदों की अवास्तविकता गुणवत्ता की प्रशंसा क्यों करते हैं? क्योंकि शिक्षकों के बीच दोषदर्शी प्रवृत्ति के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश में किसका विश्लेषण किया गया है? तो शिक्षण के सिद्धांत और वास्तविक व्यवहार के बीच विच्छेद। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आपके लिए ये यूज़फुल भी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इन वीडियोज़ में कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।